हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल चाल आप सभी के। और अगर अभी आपने मतलब कि चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। 2025 में हमें काफ़ी कुछ बड़ा फैमिली चाहिए। ओके, ठीक है ना। एंड हम लोग की बैंकिंग कंपनी में ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस की सारे लगभग ख़त्म हो गए थे क्वेश्चन, और बैलेंस शीट शुरुआत करनी थी। तो इन दिस वीडियो बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह देख लेते हैं और देखते हैं कि क्या है कैसे है। क्वेश्चन वगैरह अगर हो पाए तो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो सेक्शन 29 शेड्यूल थर्ड, ठीक है, ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसके शेड्यूल सेक्शन 29 शेड्यूल 3 के हिसाब से फॉर्म ए में जो है प्रॉफिट क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको डिस्कस करते हैं कि देखते हैं। सबसे पहले देखो, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज शेड्यूल नंबर करेंट ईयर प्रीवियस ईयर। जनरली क्वेश्चन में एक साल का डेटा दिया होता है तो एक साल का एक कॉलम ही बनेगा। ओके, सबसे पहला है कैपिटल। कैपिटल सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, ठीक है, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह हो गया, ठीक है। ये सब शेड्यूल नंबर 1, ठीक है। रिजर्व सरप्लस शेड्यूल नंबर 2, डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 3। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, मतलब जितने भी टाइप के रिजर्व हैं, ठीक है, अदर रिजर्व, ये सब। और सरप्लस करेंट ईयर का प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, ठीक है, ये सब जोड़ जाड़ के रिजर्व सरप्लस में लिखा जाएगा। डिपॉजिट्स में सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट, फिक्स अकाउंट का डिपॉजिट, करेंट अकाउंट का डिपॉजिट, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट्स, जितने भी डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, बैंक के पास, वो साथ शेड्यूल नंबर 3 में लिखा जाएगा। बोरोविंग अगर बैंक ने कहीं से उधार लिया है, मतलब कि कोई और बैंक से या रिजर्व बैंक से, ठीक है, तो वो बोरोविंग में आएगा। नेक्स्ट है अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। अगर और कुछ लाइबिलिटी है जैसे कि बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, कोई इनकम अभी तक हुआ नहीं है लेकिन उसका अगेंस्ट में पैसा रिसीव कर लिया है तो वो करेंट लाइबिलिटी में आएगा। तो अदर वो लाइबिलिटी में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह है तो वो सब इसमें आएगा। टोटल करेंगे टोटल लाइबिलिटी साइड का, ठीक है, मतलब लाइबिलिटी साइड में टोटल 5 चीज़ें, लाइबिलिटी साइड में टोटल 5 चीज़ें, कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ठीक है, डिपॉजिट, बोरोविंग और अदर लाइबिलिटी। ये चीज़ों को ना आपको सीक्वेंस में याद करना है, और ये शेड्यूल नंबर भी सीक्वेंस में। अगर क्वेश्चन में किसी भी ये हेडिंग का इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दिया है तो इसको स्किप नहीं करेंगे, लिखेंगे, शेड्यूल नंबर लिखेंगे और अमाउंट में नील लिखेंगे, ठीक है, नील करेंगे। लेकिन आपको इसको चीज़ों को सीक्वेंस में याद करना है। तो सबसे पहले आसान तो है ना, पहला तो कैपिटल होता ही होता है, दूसरा रिजर्व सरप्लस होता ही होता है, ठीक है, ये दो सीक्वेंस में आते हैं। थर्ड इस पर डिपॉजिट और फोर्थ बोरोविंग, ठीक है, और पांचवा अदर लायबिलिटी। बस एसेट साइड में देखेंगे तो कैश, और मतलब कैश इन हैंड जो बैंक के पास खुद का कैश है, एंड बैलेंस विथ आरबीआई। अगर बैंक ने अपना कुछ बैलेंस आरबीआई के पास रखा हुआ है तो वो चीज़ें कैश एंड कैश विथ आरबीआई में कवर करी जाएगी शेड्यूल नंबर 6 में, ठीक है। शेड्यूल नंबर 6 में कैश जो खुद के पास है और आरबीआई के पास अगर रखा हुआ है बैंक ने तो। उसके बाद बैलेंस विथ अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ठीक है, ये सब हाईली लिक्विड एसेट्स हैं, इक्विवेलेंट टू कैश है। अगर बैंक का बैलेंस किसी अदर बैंक के पास रखा हुआ है, कैश अदर बैंक के पास है, मनी एट कॉल, ठीक है, कि कॉल पे मनी है, मतलब बहुत हाईली लिक्विड, तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकता है, एंड शॉर्ट नोटिस, तो इसको शेड्यूल नंबर 7 में लिखना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को 8 में लिखना है, इन्वेस्टमेंट 8, इन्वेस्टमेंट 8, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को 8 में लिखना है। एडवांसेस को 9 में लिखना है। फिक्स एसेट हमेशा 10 में आएगा, ठीक है, फिक्स एसेट हमेशा 10 में आएगा, फिक्स एसेट 10 में आएगा, फिक्स एसेट 10 में आएगा, ठीक है। बाकी जो बच गए एसेट्स, अदर एसेट जो है वो 11 में आएंगे, ठीक है। एसेट्स का टोटल करेंगे और लाइबिलिटी और एसेट का टोटल मैच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 12 ना, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी 12 में, और बिल्स फॉर कलेक्शन का कोई शेड्यूल नहीं है, बस इसका अमाउंट है लिखना है अगर होगा क्वेश्चन में तो। कंटीजेंट लाइबिलिटी अभी जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट, बैंक ने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली आपको दिया होगा या फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, ठीक है, इस टाइप से होगा तो उसको यहाँ लिखेंगे। एडवांसेस का मतलब अगर बैंक ने क्या किया है, लोन दिया हुआ है कस्टमर को तो एडवांसेस में आता है, ठीक है। और बिल्स डिस्काउंटेड जो हमने पढ़ा था, बिल डिस्काउंटेड, ठीक है, वो इनकम था, डिस्काउंट बिल डिस्काउंटेड। लेकिन जो बिल डिस्काउंटेड को क्या बैंक ने बोलेगा कि बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड, तो उसको हमें एडवांसेस में लिखना है 9 में, ठीक है।
फिक्स एसेट में फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्रेमाइसेस, ठीक है, तो ये सब चीज़ें फिक्स एसेट में आएंगी। अदर एसेट्स में कुछ है तो वो स्पेसिफाई करेगा क्वेश्चन। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो अभी लायबिलिटी नहीं है पर आगे चल के लायबिलिटी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है कि लायबिलिटी है, ठीक है, कंफर्म नहीं है कि लायबिलिटी है, फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड है कि वो लायबिलिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो वो बताएगा, ठीक है। जैसे कि एक इसमें बैंकिंग चैप्टर में फेमस नाम है एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड गारंटी, ठीक है। एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड गारंटी जो है ये है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है, ठीक है। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ये बैंक ये क्या होता है इसको मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो ये फॉर्मेट वगैरह है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ठीक, इसको थोड़ा सा मतलब लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है, शेड्यूल वाइज लर्न करना ही पड़ेगा सीक्वेंस में, ठीक है। तो बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो शेड्यूल नंबर याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप अगर रिपीट करना चाहते हैं एक बार तो रिपीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शेड्यूल नंबर 1, इसको मैं कैसे हाईलाइट करूँ मतलब कैसे छुपाऊँ, ठीक है। जैसे कि देखो शेड्यूल नंबर 1 मतलब सिंपल, कैपिटल 1 है, रिजर्व सरप्लस 2 है, ठीक है, डिपॉजिट 3 है, फिर बोरोविंग 4 और अदर लायबिलिटी 5, ये हो गया लायबिलिटी साइड का टोटल। फिर एसेट साइड में आएंगे तो कैश एंड बैलेंस शीट आरबीआई, ये 6 नंबर का हो गया। फिर दूसरे बैंक के पास अगर पैसा है मनी एट करेंट शॉर्ट नोटिस तो 7 हो गया। इन्वेस्टमेंट को 8 याद रखना है। फिर एडवांसेस आता है 9, फिक्स एसेट को 10 याद रखना है, अदर एसेट को 11 याद रखना है, ठीक है, और बाकी बैलेंस शीट क्लोज हो गया। उसके बाद कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के लिए 12 नंबर, ठीक है ना। अब इसके बेसिस पर हम बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं कि देखो बहुत लोग का तो क्या होता है ना कि ये सब याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इस कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, डिपॉजिट, इसका शेड्यूल बनेगा ना, शेड्यूल में किस टाइप से उनको लिखना होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि शेड्यूल में हम कैसे डील करेंगे, इधर तो हम लिख देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से करते हैं, जैसे कि ये मैंने फॉर्मेट बना रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 बैलेंस शीट का शुरुआती क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन को मैं इधर लेके आता हूँ फ्रेम में, जैसे कि यहाँ से है, प्रिपेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स बैलेंस शीट ऑफ जय हिंद बैंक लिमिटेड, ठीक है, 31 मार्च 2014, ओके, दिख तो रहा होगा ना। ऑथराइज कैपिटल है तो कैपिटल है तो 1 में जाएगा शेड्यूल में। 1 करोड़ है, 1 करोड़ ही है ना, हाँ। सब्सक्राइब कैपिटल 4 लाख शेयर, 20 रुपये वाले, 5 पेड अप 20 लाख। इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली देके रखा 8 में जाएगा। बिल डिस्काउंटेड ये 9 में जाएगा। बैंक प्रीमाइसेस ये फिक्स एसेट होते हैं तो ये 10 में जाएगा। फिर रिबेट ऑन बिल नोट ड्यू, रिबेट का मतलब हमें वो पैसा प्राप्त कर लिए हैं जो इनकम है नहीं, ठीक है, तो उसको शेड्यूल 5 में लिखना है, तो ये लाइबिलिटी के रूप में, अदर लाइबिलिटी के रूप में। सर्कुलर नोट्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट ये भी शेड्यूल 5 में लिखना है, अदर लाइबिलिटी में। एडवांसेस टू कस्टमर, एडवांसेस है 9 में जाएगा, 2 करोड़ 20 लाख। रिजर्व जितने भी रिजर्व है 2 में जाएगा। करेंट एंड डिपॉजिट अकाउंट तो ये शेड्यूल नंबर 3 में। इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन अकाउंट इस शेड्यूल नंबर 2 में इसको लिखना है। कैश इन हैंड एंड एट रिजर्व बैंक, ठीक है, तो ये शेड्यूल नंबर 6 में। कैश एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस इसको बताइए, शॉर्ट नोटिस तो ये हमारा शेड्यूल 7 में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस तो ये जितने भी रिजर्व सरप्लस है वो 2 में ही जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ, ये फॉर्मेट तो बना लिया हमने, ठीक है, ये क्या किया, फॉर्मेट तो हमने बना लिया, ठीक है। अब सबसे पहले ये फॉर्मेट अभी कोई काम का नहीं है जब तक शेड्यूल का अमाउंट इस पर पता ना चल जाए, तो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना है, उसके बाद शेड्यूल बनाना है अलग से, ठीक है। तो शेड्यूल बनाना शुरू करते हैं अलग से, ठीक है। तो सबसे पहले शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल 1 होता है कैपिटल का, ठीक है। कैपिटल में सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल दिया था, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल है 1 करोड़, तो इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल
बस जो जो दिया है ना जानकारी उसको शेड्यूल में बस भर दो। ठीक है, इसमें दिया था 4 लाख शेयर ऑफ ₹20 ईच एंड 20 ईच कॉमा ₹5 पेड अप। तो इसका अमाउंट था 20 लाख। ठीक है, तो 20 लाख सीधे सीधे लिख देंगे और यही 20 लाख उठ के हमारा कहाँ चल जाएगा जी, शेड्यूल नंबर 1 कैपिटल वाले में 20 लाख। ठीक है, शेड्यूल नंबर 2 बनेगा रिजर्व सरप्लस का। तो शेड्यूल 2 रिजर्व एंड सरप्लस। बस बैलेंस शीट मेन तो मेहनत शेड्यूल बनाने में है, बैलेंस शीट तो बस यूं ही बन जाएगा। ठीक है, रिजर्व सरप्लस का शेड्यूल में देखेंगे तो रिजर्व दिया था, रिजर्व 30 लाख का रिजर्व। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, इसको मैं अगर बुक से दिखाना चाहूँ तो उसको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे रिजर्व था 30 लाख। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस 8,50,000, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, SPL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस 8,50,000। उसके बाद एक चीज़ और लिखना था, इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन अकाउंट 1,00,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट डिप्रिसिएशन अकाउंट 1,00,000 रुपये। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर होती है, बढ़ती है, तो एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया जाता है, वही चीज़ है। ठीक है, कि यहाँ पे टोटल हो गया, इसको जोड़ोगे तो 30, 8, 38 से 39,50,000। ठीक है, इस 39,50,000 को सीधे आप 2 में भर दीजिए, रिजर्व सरप्लस में। ठीक है, शेड्यूल 3 में डिपॉजिट आएगा, तो ये शेड्यूल नंबर 3 का बनाते हैं, शेड्यूल 3 डिपॉजिट्स। सीक्वेंस में सभी शेड्यूल बनाना है। ठीक है, डिपॉजिट्स में एक ही चीज़ था, करंट एंड डिपॉजिट अकाउंट। तो इसमें लिखेंगे करंट एंड डिपॉजिट अकाउंट। करंट एंड डिपॉजिट अकाउंट में सीधे है 5,60,00,000। ठीक है, 5,60,00,000 ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे डिपॉजिट में 5,60,00,000, फायदा है सैकड़ा हज़ार 10,27। ठीक है, बोरोविंग शेड्यूल नंबर 4। तो शेड्यूल नंबर 4 में बोरोविंग में ऐसा कुछ उधार टाइप का लगा नहीं है, तो ये हो जाएगा नील। ठीक है, शेड्यूल नंबर 5 बनाते हैं। शेड्यूल 5 में है अदर लायबिलिटी एंड प्रोविज़न, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविज़न। ठीक है ना, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविज़न में क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ कुछ था, जैसे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट नोट ड्यू, रिबेट ऑन बिल नोट ड्यू और सर्कुलर नोट्स लेटर ऑफ क्रेडिट, ये चीज़ें आ जाएंगी शेड्यूल नंबर 5 में। तो लिखेंगे रिबेट ऑन बिल ड्यू, रिबेट ऑन बिल ड्यू। ठीक है, रिबेट ऑन बिल नॉट ड्यू, नॉट ड्यू, ये ड्यू अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, नॉट ड्यू ये 50,000। उसके बाद एक था सर्कुलर नोट्स एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, ये जो है 20 लाख। ठीक है, तो ये बस इतनी ही चीज़ें दी थी, तो ये 20,50,000 हो गया। शेड्यूल नंबर 5 इसका जानकारी को भरेंगे, 20,50,000 ये हो गया टोटल, मतलब सारे ये तो नील हो गया। ठीक है, अब एसेट साइड में आते हैं, शेड्यूल नंबर 6। तो शेड्यूल नंबर 6 को यहाँ बनाते हैं। शेड्यूल 6 में आएगा कैश एंड बैलेंस विथ RBI। ठीक, कैश हमारे पास कितना है बैंक के पास, और बैलेंस विथ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कितना है उसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें है कैश इन हैंड एंड एट RBI, कैश इन हैंड एंड एट RBI। ठीक है, ये जो बैलेंस है
वो है 1 करोड़ का। ठीक है, ये जो बैलेंस है वो 1 करोड़ का बैलेंस है, तो 1 करोड़ सीधे हम शेड्यूल नंबर 6 में लिख देते हैं। नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 7 है बैलेंस विथ अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। शेड्यूल नंबर 7 बैलेंस विथ अदर बैंक, पूरा लिखना तो पड़ेगा ना। बैलेंस विथ अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ना कैसे कम हो गया। ठीक है, इसमें जो क्या चीज़ है, इसमें एक ही चीज़ है, कैश एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। कैश एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये जो कितना दिया है, ये 90 लाख दिया है। ठीक है, 90 लाख। ठीक है, तो 90 लाख हम लोग सीधे डायरेक्टली भर लेते हैं यहाँ पे शेड्यूल नंबर 7, 90 लाख। 8 है इन्वेस्टमेंट का, तो शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट, शेड्यूल 8 इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली दिया हुआ था, ये देखो बुक में देखना चाहोगे तो इन्वेस्टमेंट 70 लाख का डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है 70 लाख का डायरेक्टली है। ठीक है, तो लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 70 लाख। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस क्या है, तो एडवांसेस का शेड्यूल, एडवांसेस में बिल डिस्काउंटेड दिया हुआ था, बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड में है 15 नहीं 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख। उसके बाद एडवांसेस टू कस्टमर, इसमें दो चीज़ें दी थी, एडवांसेस टू कस्टमर 2 करोड़ 20 लाख। ठीक है, तो ये टोटल करेंगे तो 3 करोड़ 70 लाख। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल नंबर 10 में फिक्स एसेट, फिक्स एसेट 10, फिक्स एसेट 10, फिक्स एसेट 10, इसको याद कर लेना है। ठीक है, फिक्स एसेट 10, फिक्स एसेट में था बैंक प्रीमाइसेस करके। ठीक है, बैंक प्रीमाइसेस करके, बैंक प्रीमाइसेस, बैंक प्रीमाइसेस में है 10 लाख रुपए, 10 लाख का बैंक प्रीमाइसेस, बस इतना ही था। शेड्यूल 11 अदर एसेट्स कुछ है नहीं, शेड्यूल 12 अदर एसेट्स कुछ है नहीं। ठीक है, मतलब लाइबिलिटी कुछ है नहीं, तो बनाना है तो बनाइए, आगे नील कर दीजिए या फिर इतना भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, शेड्यूल नंबर अब भर लेते हैं, अमाउंट कितना कितना था, अमाउंट था 70, 3 70 और 10। ठीक है, तो ये 70, 3 करोड़ 70 लाख और 10 लाख, इसको कर दीजिए नील और इसको कर दीजिए नील, इसको ऐसे डैश कर सकते हैं, या नील, दोनों का मतलब तो एक ही है। ठीक है ना, तो फटाफट जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इधर हो गया 20 लाख 50 लाख 70 लाख 70 लाख और गलत जोड़ रहा हूँ, 20 लाख 39 लाख, 20 लाख 39 लाख कितना हो गया, 59 और 20 लाख और 79, 79 लाख और ये 60 लाख, तो 79, एक आधा सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़, गलती हो गया लगता है, 79 लाख प्लस 60 लाख। ठीक है, प्लस 50,000 प्लस और 50,000। ठीक है, प्लस 5 करोड़, तो 5 करोड़ का दाम सैकड़ा हजार 10 लाख, एक और जुड़ लगेगा 6 करोड़ 40 लाख। ठीक है, 100,000 10,000 लाख 10 लाख 6 करोड़ 40 लाख, 6 करोड़ 40 लाख का अमाउंट, और इधर भी 6 करोड़ 40 लाख आना चाहिए। 1 करोड़
3 करोड़, 4 करोड़, 4 करोड़ 90 लाख, 70 लाख, 70 लाख, 5 करोड़ 40 लाख और 90 लाख। तो 5 करोड़ 40 लाख प्लस 90 लाख, है ना भाई। 1 10 100 1000 10,000, एक और 90 लाख। अरे एक गलती हो गया है तो 1 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 70 70 14 41, 5 करोड़ 40, 5 करोड़ 50 और 90 लाख, 5 करोड़ 50 लाख, 10,000 10 लाख 10 लाख प्लस 90 लाख, 90 लाख, 10,000 10 लाख, ठीक है 90 लाख। यह है 6 करोड़ 40 लाख, ठीक है 6 करोड़ 40 लाख। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोनों साइड का, ठीक है। बस आपको इस शेड्यूल याद कर लेने हैं, ठीक है। बैलेंस शीट का तो बस नाम है, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको कैलकुलेशन तो मैंने इधर करनी है, सभी मतलब सारे शेड्यूल बना के, ठीक है, अमाउंट को देख देख के यहाँ पे भरना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एक और वीडियो रखेंगे जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 10 11 को करा दूंगा, ठीक है। और आगे की क्वेश्चन को मतलब आप लोग करेंगे खुद से, ठीक है। ओके, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।